हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 12th क्लास का हम 5th चैप्टर से इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस को सबसे पहले बताया था, तो जीजे मेंडल था। तो उसने इनहेरिटेंस के टॉपिक के बारे में बताया था। सबसे पहले उसी ने ही बताया था कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो उसने किया क्या था, उसने पी प्लांट लिया था जो उसके गार्डन में लगा हुआ था। तो गार्डन पी को लेकर उसने इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट किया था। हमने लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो उसने क्या किया था, उसने 3 स्टेप किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन, और जो तीसरा स्टेप था वो था सल्फिंग। सबसे पहले उसने सिलेक्शन किया था प्योर प्लांट्स का, फिर उसने हाइब्रिडाइजेशन किया, फिर उसने सल्फिंग किया। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल, आपका क्रॉस पोलिनेशन था 2 डिफरेंट ट्रेट के प्लांट्स के बीच में। ट्रेट्स मतलब करेक्टर एक था। हमने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में हाइट का, कि हाइट के 2 ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और हमने देखा था कि जब उसने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था तो F1 यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सभी प्लांट टॉल आए थे। और जब उसने हाइब्रिडाइजेशन के बाद सल्फिंग कराई थी तो नेक्स्ट जनरेशन में 3:1 आया था। मतलब टॉल और ड्वार्फ, टॉल भी आए थे और ड्वार्फ भी आए थे। और उससे इसने एक कंक्लूजन निकाला था कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली passed down unchanged from one generation to next generation। तो वो समथिंग क्या था, तो हमने बात की थी कि समथिंग जो उसने कहा था वो उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर था। मेंडल के अकॉर्डिंग समथिंग क्या था, फैक्टर। और जो कि किस में पाया जाता है, जो समथिंग है वो फैक्टर है, और फैक्टर जो है वो पेयर में पाया जाता है। मेंडल ने ये कहा था। आगे चलकर हमने बात की कि वो फैक्टर 1901 में 1901 में वो जॉनसन ने, एक साइंटिस्ट था जॉनसन, उसने उस फैक्टर को जीन कहा था। और एक चीज और कही कि जीन जो होती है वो पेयर में पाई जाती है। तो हमने बात की थी जो जीन है वो पेयर में पाई जाती है। तो पेयर ऑफ जीन को हमने अलील कह दिया था कि भाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन वो क्या कहलाती है, अलील कहलाती है। तो वो अलील थी। तो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुई, अलील। और अगर मैं कहूं करेक्टर के लिए तो जीन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट आपका करेक्टर है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। और अगर मैं कहूं ट्रेट, तो ट्रेट के लिए हम ये कह सकते हैं अलील। क्योंकि अलील क्या है, ये एक डीएनए की ही फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन ही है, सॉरी जीन की फॉर्म है, तो अलील है। लास्ट जो वीडियो थी हम उसमें हमने ये पढ़ा था। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये बताना जरूरी था, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे वो इसी पर डिपेंड करता था कि जब तक ये नहीं करते हम तब तक वो क्लियर नहीं होता। तो देखते हैं अब आगे उसने क्या किया था। तो आगे उसने क्या किया था, जो ये ट्रेट्स थे या ये कैरेक्टर थे, बेसिकली जो अलील्स थी उनको उसने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया था। सिंबल्स आपके अल्फाबेट्स लिए थे उसने। क्या थे वो सिंबल, वो देख लेते हैं जरा एक बार। प्रोसीजर सेम था, वही 3। चलो, तो उसने क्रॉस कराया था, देख लेते हैं उसने क्रॉस क्या कराया था। उसने क्रॉस कराया था टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ, ये हम जानते हैं। ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया
तो यहां पर, अब यहां पर बात करेंगे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन की, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं F1 जनरेशन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब करते हैं इसको डिस्कस। जब टोल को ड्वार्फ के साथ सिलेक्शन ऑफ पेयर प्लांट हो गया था और जब उसने दूसरा स्टेप कराया कि भैया उसने टोल और ड्वार्फ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन किया, दो डिफरेंट ट्रेड्स को लेकर उसने क्रॉस कराया था, तो उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन कहा। और जो यहाँ पर हुआ था वो क्रॉस पॉलिनेशन था, क्योंकि ये टोल प्लांट था, ये ड्वार्फ प्लांट था। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा टोल प्लांट है, ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल इसके ले लिए पोलन ग्रेन और इसका ले लिया ओव्यूल, इसका ले लिया हमने ओव्यूल, इसका ओव्यूल हो गया। तो पोलन ग्रेन कहां पर, स्टिग्मा पर स्टिक करेंगे। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एग। तो पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमीट होता है और एग फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, देन फिर वो सीड में चेंज हो जाता है। तो सेम वही चीज टोल को ड्वार्फ के साथ उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड बने। इन सीड को क्या किया गया, जर्मिनेट किया गया। जर्मिनेट करने के बाद क्या देखा गया, जितने भी प्लांट थे सब टोल थे। दैट मीन इस जनरेशन में जो प्लांट आए या ये जो जनरेशन आई, इस जनरेशन को कहा गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो अब हम पीछे चलते हैं कि सिंबल से डिनोट किया था, तो उसने सिंबल से डिनोट कैसे किया ये देख लेते हैं। जो उसने क्रॉस कराया था टोल को ड्वार्फ के साथ, और F1 जनरेशन में जो टोल आए थे, तो जो टोल था यानी कि इस करैक्टर को उसने कैपिटल T से डिनोट कर दिया, और जो ड्वार्फ था उसको डिनोट कर दिया स्मॉल t से। और उसने एक बात और भी कही थी, अभी मैंने बताया था कि जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी करैक्टर के लिए, किसी कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी अलील्स प्रेजेंट होती है जो कि पेयर में होती है। यानी कि एक करैक्टर के लिए जब जीन पेयर में प्रेजेंट हो तो वो अलील कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉलनेस के लिए कितनी अलील रिस्पॉन्सिबल हुई, 2। तो इसीलिए ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक अलील और ये हो गई दूसरी अलील, यानी कि पेयर ऑफ अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल ट्रेट या करैक्टर। तो सेम चीज यहां हो जाएगी, पेयर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पेयर में यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने इसको रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है, और थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आगे का क्रॉस भी बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये आगे हमारे पास अलील्स। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। करैक्टर्स हैं, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स। तो यहां पर ये हो गया गैमीट्स बनाने के लिए। ये है हमारी डिप्लॉयड सेल। अब डिप्लॉयड सेल है तो मियोसिस होता है उसमें। गैमीट बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है। इसका मतलब सिंपल हुआ कि अगर ये डिप्लॉयड सेल मियोसिस से बढ़ती है और गैमीट्स बनते हैं तो ईच गैमीट रिसीव ओनली 1 अलील। मतलब ये कि 50% जो गैमीट बनेंगे उसमें एक अलील होगी, और जो 50% दूसरे होंगे उनमें दूसरी अलील होगी।
सिंपल सी बात है, यहां पर अलील, या ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ अलील है, किसमें है? सेल में। कौन सी सेल में? गैमीट बनाने वाली सेल में। डिप्लॉयड इसीलिए तो इसको डिप्लॉयड बोला गया है। आगे देखते हैं, डिप्लॉयड सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये बन गई हमारी हैप्लॉयड सेल, ये बन गई डिप्लॉयड सेल। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। तो यहाँ फुल है, मियोसिस होगा, मियोसिस होते ही हाफ नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम का, इसीलिए एक गैमीट सिर्फ एक ही एलील रिसीव करेगा। सेम चीज यहाँ होगा, सेम चीज यही होगा। फॉर एग्जांपल इसको भी अगर मैं डिटेल में कहूं तो ये लीजिए, ये था, और यहां से मेंडल ने एक लॉ दिया था, जिस लॉ का नाम था लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ इसलिए क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो हमेशा जो पेयर में एलील्स होती हैं वो सेग्रीगेट होती है, एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट in diploid cells the alleles are present in pair, but during the gamete formation each allele only receive half of the allele। यानी कि पेयर में है और जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ गैमीट एक ही एलील रिसीव करेगा, ओनली रिसीव वन एलील। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन का लॉ था, यूनिवर्सल लॉ था, और फर्स्ट लॉ था, मेंडल का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ। यहां से फर्स्ट लॉ आया। चलो यहां पर चीजें देखते हैं अब आगे क्या हुआ। यहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया है, तो नेक्स्ट देखते हैं। गैमीट्स बनाते हैं हम यहाँ पर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया, यानी कि हमारे गैमीट्स बन गए। तो गैमीट्स क्या बनेंगे? हम गैमीट्स को ऐसे शो करेंगे, कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी। सेम यहां पर आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हम जानते हैं कि कोई भी गैमीट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो कोई भी किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। एक बार इसको इसके साथ कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इसके साथ कर दिया, अब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई भी किसी के साथ भी क्रॉस कर रहा है तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब सेम एलील नजर आ रही है। तो अब यहां से क्या देखा उसने? अब यहां से उसने ये देखा कि टॉलनेस, यानी कि टॉल जो प्लांट है उसके लिए एक पॉसिबिलिटी तो आ गई, ये जीन्स की पॉसिबिलिटी ये आ गई, और एक ये आ गई। और अगर ड्वार्फ की बात करें तो सिर्फ एक ही है। तो यहां से उसने बताया कि जो ये कंडीशन है टॉलनेस के लिए, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। यानी कि जब प्लांट में जो अलील है वो सेम हो तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट हो जाए तो हेटेरोजाइगस। तो टॉल के लिए ये होमोजाइगस और ड्वार्फ के लिए ये होमोजाइगस। ये आ गया आपके सामने
जेड आएगा ये होमोजाइगस। अब अगर प्लांट को फिनोटिपिकली, फिनोटाइप और दूसरा एक होता है हमारे पास जीनोटाइप, इन दोनों टर्म का मतलब समझते हैं आप। जब हम किसी प्लांट को एक्सटर्नली देखते हैं, यानी कि बाहर से मॉर्फोलॉजिकली हम देखें और हमें पता लग जाए कि यह प्लांट कैसा है, तो उसे बोलते हैं उसका फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नजर आ रहा है कि भाई प्लांट टोल है, प्लांट टोल है, तो यहां पर टोल है, यहां पर तो मैंने जीनोटाइप लिख दिया। जीनोटाइप का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ जीन, कि उसमें दोनों जीन सेम है तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। इसको बोलते हैं जीनोटाइप, ऑन द बेसिस ऑफ जीन, तो वो बन जाएगा जीनोटाइप। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिख दूं कि प्लांट टोल है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कहूं सीड येलो है, तो आप तो इसे सिर्फ बाहर से देखकर बता रहे हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली हम बता सकते हैं कि ये येलो है, यानी कि इसका कलर जो है वो येलो है। लेकिन क्या हम इसका जीनोटाइप बता सकते हैं? जीनोटाइप मतलब कि ये येलो है या ये येलो है, मतलब ये हेटेरोजाइगस येलो है या होमोजाइगस येलो, क्या हम इसे बाहर से देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जिसे हम बाहर से देखकर बता सके किसी करैक्टर को एक्सटर्नली, तो वो फिनोटिपिक या फिनोटाइप कहलाता है, और जिसे हम जीन के बेसिस पर या अलील के बेसिस पर बताते हैं वो जीनोटाइप कहलाता है। तो यहां पर जीनोटिपिकली ये क्या है? होमोजाइगस। ये जीनोटिपिकली होमोजाइगस, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल। और अगर इन दोनों को क्रॉस कराते हैं हम और गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो हमारे सामने F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए सब टोल आए। टोल आए तो वो क्या थे? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? ऑब्वियस सी बात है, दो डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट है उसमें, एक टालनेस के लिए और दूसरी ड्वार्फनेस के लिए। इसका मतलब वो क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। इसे देखकर मेंडल बड़ा सरप्राइज हुआ था कि उसने टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई मिक्सिंग नहीं हुई और इंटरमीडिएट कोई प्लांट नहीं आया। प्लांट आया तो टोल आया सीधा। तो इसको क्या कहा उसने? हेटेरोजाइगस कंडीशन कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, जब मेंडल ने ये देखा कि उसने टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया था, तो उसने देखा F1 जनरेशन में जो प्लांट आए वो सब टोल आए। तो यहां पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों में से जो एक ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक रहा है। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि किस करैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और किसने दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दिया या रुक गया। तो हम देख पा रहे हैं कि टोल जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और इसकी प्रेजेंस में जो दूसरा ट्रेट सुप्रेस हो रहा है वो कौन है? ड्वार्फ। यानी कि इसकी प्रेजेंस में यह करैक्टर शो नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव। रिसेसिव करैक्टर या ट्रेट, सॉरी, रिसेसिव ट्रेट। यहां से मेंडल ने नेक्स्ट लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता था व्हेन द टू डिफरेंट allele present in pair, one allele express itself and suppress the expression of other. This is called law of
डोमिनेंस। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट अलील कहलाएगी और वो ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। और जो अलील अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी वो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा और वो अलील हो जाएगी रिसेसिव अलील। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पर दो लॉ आए हैं हमारे क्रॉस से, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, प्लस हमने और क्या देखा, हमने देखा इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव देखा हमने इसमें। तो ये सारी चीजें हमें इस करैक्टर से पता चलती हैं। अब मैं इसी को यहां तक यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तक यानी कि F1 जनरेशन तक मैं दूसरा करैक्टर और लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लिया येलो सीड वाले प्लांट लिए और उसको क्रॉस करा दिया ग्रीन के साथ। अब ग्रीन के साथ कराया तो उसने क्या देखा, F1 जनरेशन में जितने भी सीड आए सभी कैसे थे, येलो। और हमने अभी कहा था कि F1 जनरेशन में जो करैक्टर आएगा उसको रिप्रेजेंट कैपिटल से करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल से किया जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये क्राइटेरिया ज्यादा बेटर रहेगा कि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया, जो करैक्टर शो हो रहा है उसको हम किससे, कैपिटल से डिनोट करते हैं। यानी कि कैसा कलर आया, येलो। तो यहां पर कैपिटल Y और कैपिटल Y क्यों, क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल y और स्मॉल y। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उसने यहां पर कैपिटल, चलो ये एक्सप्रेस कर रहा था तो इसके लिए उसने कैपिटल Y ले लिया, तो रिसेसिव था तो उसके लिए G क्यों नहीं लिया, उसने स्मॉल g भी तो ले सकता था, उसने Y क्यों लिया। तो उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक। उसने कहा कि यहां पर अगर मैं बहुत सारे लेटर्स से डिनोट कर देता तो उनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी तो हमें एक करैक्टर को लेकर क्रॉस कर रहे हैं, आगे चलकर हम 2 करैक्टर, 3 करैक्टर, 4 करैक्टर, 7 करैक्टर को भी लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो वो कितने अल्फाबेट्स याद रखता, बहुत सारे हो जाते। तो इसीलिए उसने क्या किया, सिंपली जो डोमिनेंट था और जो शो हो रहा था F1 जनरेशन में उसको कैपिटल से ले लिया, और जो शो नहीं हो रहा था उसको उसने उसी का अपोजिट जो स्मॉल होता है उससे रिप्रेजेंट कर दिया था एक सिंपल वे में। तो इसीलिए यहां पर उसने येलो को कैपिटल Y यानी कि येलो जो सीड थे उनको कैपिटल से और यहां स्मॉल से डिनोट कर दिया। अब क्या यहां पर बता सकते हैं क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा लॉ लगेगा, पहले लॉ से बात करते हैं। कौन सा लॉ लग जाएगा यहां पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्रॉस कर दिया, अब ये गलत है, 100% गलत है, और ऐसा ही बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर सीधा क्रॉस दिखा दिया, गैमेट्स तो बना ही नहीं, जो सबसे गलत है। इसीलिए हमेशा जब भी आप क्रॉस करोगे आप पहले गैमेट्स बनाओगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं गैमेट्स, और लॉ कौन सा लगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो गैमेट्स हमारे हो जाएंगे कैपिटल Y, कोमा लग जाएगा कैपिटल Y, स्मॉल y, कोमा स्मॉल y। नाउ अब आप क्रॉस करो और यहां पर आप ये दिखा सकते हो कि येलो है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन आप अगर लिखते हो तो वो गलत है। तो यहां पर हमने क्रॉस किया, क्रॉस कराने के बाद हम किसी को भी किसी के साथ भी कराते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, येलो आएगा। अब मेंडल ने तो क्या कहा था कि किसी को किसी के साथ भी क्रॉस कराओ येलो आएगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था पुन्नेट। इस साइंटिस्ट ने एक स्क्वायर बना दिया, इसका नाम थी पुन्नेट स्क्वायर। उस पुन्नेट स्क्वायर में उसने क्या किया कि जितने भी गैमेट्स आ रहे हैं उन सबको एक स्क्वायर बनाया लाइक दिस, और स्क्वायर में रख दिया मेल और फीमेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये उसने लिया मेल प्लांट और ये लिया उसने फीमेल प्लांट।
मेल और फीमेल आप जानते होगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बायोलॉजी में। ये फीमेल के लिए सिंबल होता है, ये मेल के लिए सिंबल होता है। तो उसने क्या किया, जो मेल गैमीट है उसको उठाए और यहां रख दिए और सिंबल लिख दिया ये। फीमेल के गैमीट्स थे, उसको उठाया और यहां रख दिया, उसका सिंबल यहां लिख दिया। अब सिंपल हो गया है, अब मैथमेटिकली ये बड़ा सिंपल हो गया। कैसे, चलो इस गैमीट को इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ करा दो, आप इसको इसके साथ करा दो, इसको इसके साथ करा दो, रिजल्ट किसी को किसी के साथ भी कराया, सारे प्लांट कैसे आए, सेम आए। कौन सा लॉ लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर लग गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया। इसके अलावा और भी चीजें देखते हैं हम यहाँ पर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस। दैट मीन इट इज होमोजाइगस येलो सीड, ये होमोजाइगस ग्रीन सीड। नेक्स्ट क्रॉस कराया, क्योंकि गैमीट्स में सेग्रीगेशन हो जाता है, तो एक गैमीट सिर्फ एक ही एलील रखता है, तो यहाँ से भी एक एलील आएगी और एक यहाँ भी एलील आएगी, वापस जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड होता है, ऑब्वियस सी बात है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड ही बनता है, यानी कि हैप्लॉइड गैमीट यहाँ था, हैप्लॉइड गैमीट यहाँ था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज किया, डिप्लॉइड बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका मतलब ये होमो नहीं है, ये क्या है, हेट्रो। हेट्रो क्यों है, क्योंकि डिफरेंट है। होमो माने सेम होता है, हेट्रो माने डिफरेंट होता है। होमो सेम एलील, हेट्रो डिफरेंट एलील। यहां पर डिफरेंट एलील आई और ये आपका कैसा हो गया, येलो सीड हो गई। और अगर बात करें फिनोटिपिकली, तो फिनोटिपिकली हमें पता है कि ये कैसा है, येलो है, क्योंकि दिख रहा है हमें। तो जीनोटिपिकली क्या हम बता सकते हैं कि ये हेट्रो है या होमो है, नहीं, हम जीनोटिपिकली नहीं बता सकते। चलो देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहां तक हो गया था क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने दो एग्जांपल दे दिए, एक हाइट का दे दिया है और एक मैंने सीड का दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद उसने क्या कराया था, यहां तक टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया, रिप्रेजेंट किया, गैमीट्स बनाए, क्रॉस कराया, सबका रिजल्ट ये आया। ये आया, सबका रिजल्ट ये आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये तो हाइब्रिडाइजेशन था। अगला स्टेप क्या था, उसने सेल्फिंग कराई थी, यानी कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए थे, पी प्लांट है, बाइसेक्सुअल था, बताया था, उसको सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया उसने। क्या कराई, सेल्फिंग कराई। चलो सेल्फिंग देख लेते हैं। दैट मीन सेल्फिंग कराई, सेम क्या बनाओगे, गैमीट्स बनाएंगे, ये गैमीट्स बन गए, गैमीट्स बन गए, पुनेट स्क्वायर में रख देते हैं। सिंबल वही है हमारे सामने, ये पुनेट स्क्वायर में रख देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, कैपिटल टी आया, इसको इसके साथ करते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में करते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में करते हैं। इसके बीच में किया, फिर इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करते हैं, अब इसको इसके साथ करते हैं। चलो करते हैं, इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया तो ये आया, इसको इसके साथ करते हैं तो ये आया। अब हमने सारा चीजें पढ़ ली है, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। क्या हम इसे बता सकते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों तरीके से बता सकते हैं कि प्लांट क्या है और क्या रेशियो आई हमारे पास। चलो एक बार देख लेते हैं क्या रेशियो आई। फिनोटिपिकली देखते हैं पहले, F2 जनरेशन में फिनोटाइप्स क्या है, जो रेशियो आई वो क्या आई, कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो मतलब अगर एक सिंगल टी भी आ रहा है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो इसमें तो दोनों टी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट कैसा होगा, टोल हो गया। ये कैसा है, दो हैं,
लेकिन सिर्फ एक सिंगल टी आ गया, तो इसका मतलब इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया इसमें भी और इसमें भी। तो ये भी कैसे हो गए? टोल। तो टोल कितने हो गए? चारों में से टोल कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तीनों कैसे हैं? टोल। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं हम, स्मॉल टी और स्मॉल टी। हम जानते हैं स्मॉल टी क्या होता है। स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव करैक्टर। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये है कि रिसेसिव करैक्टर अपने आप को सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, जब होमोजाइगस कंडीशन हो, यानी कि जब दोनों एलील सेम हो और जो डोमिनेंट है वो होमो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है। होमो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है। तो इसीलिए फिनोटिपिक अगर देखें तो टोल आए 3 और ड्वार्फ आया 1, तो रेशियो हो गई 3:1। जीनोटिपिक देख लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो में देखते हैं जीनोटाइप यानी कि जीन के बेसिस पर। जीन के बेसिस पर देखते हैं कि प्योर टोल कितने हैं। प्योर टोल, तो प्योर का मतलब क्या? जिसमें दोनों एलील सेम होंगे, यानी कि होमोजाइगस होगा। तो प्योर कितने हैं? चलो देखते हैं। कैपिटल टी प्योर टोल की बात कर रहा हूं मैं। प्योर टोल कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ एक। अब देखते हैं हाइब्रिड टोल कितने हैं। 1 2, क्योंकि हाइब्रिड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड 2 है। नेक्स्ट ड्वार्फ कितने हैं? सिर्फ 1 है, और ये है हमारा प्योर ड्वार्फ यानी कि छोटा शॉर्ट प्लांट। प्योर ड्वार्फ बोले तो शॉर्ट प्लांट। ये हो गई जीनोटिपिक रेशो, ये हो गई हमारी फिनोटिपिक रेशो, ये था वो क्रॉस। अब यहां पर अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकली, तो F1 जनरेशन में सारे कैसे आए? टोल आए। और F2 जनरेशन में अगर हम देखें तो क्या हुआ कि 1/4 जो है, 1/4 देख सकते हैं आपके सामने है, 1/4 चारों में से एक क्या है आपका? प्योर टोल। यानी कि इस जीनोटाइप को मैं वैसे लिख रहा हूं 1/4 आपके कैसे आए? प्योर टोल। 2/4 यानी कि हाफ कैसे आए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और 1/4 कैसे आए? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर है? चलो और देखते हैं क्या क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मेंडल, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने क्या किया था, थोड़ी सी मैथमेटिक्स घुसाई थी। अपना क्रॉस जो शो कर रहा था, अपना जो पॉइंट रख रहा था, उस पॉइंट में, क्योंकि मैथमेटिशियन था मेंडल, तो अपने पॉइंट शो करने के लिए उसने क्या किया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स घुसा दी वहां पर। मैथमेटिक्स आपने शायद एक फॉर्मूला सुना होगा, a + b का स्क्वायर। क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b और a + b। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? इसको गुणा करोगे तो क्या निकलेगा? a² + b² + 2ab, ये होता है। मेंडल ने भी यही किया। उसने क्या किया, इस फॉर्मूले में क्या किया, xa + yb का होल स्क्वायर रख दिया। x की जगह वैल्यू रख दी उसने किसकी? गैमीट्स की। गैमीट्स मतलब 1/2। 1/2 क्यों? सॉरी, स्मॉल टी ये आया था। तो सेल्फिंग में उसने क्या किया था, ये आया था उसके पास। तो सेल्फिंग में उसने क्या किया, गैमीट्स बनाएगा। अब गैमीट्स बनाएगा तो क्या होगा, हाफ गैमीट्स जो बनेंगे, यानी कि 50% गैमीट्स उनमें क्या जाएगा, कैपिटल टी, और 50% गैमीट्स में क्या जाएगा, स्मॉल टी। यही किया उसने सिंपली। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हाफ से और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ट्रेड से। सेम
प्लस यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर दिया सेम हाफ से, और बी को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल टी से। ये लो जी, हमारा तैयार है फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला तैयार है तो इसको थोड़ा सा खोल भी लेते हैं हम। कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी करते गुना, देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा 1/4, इसको इसके साथ करोगे क्या आएगा 1/4, ये आएगा। अब इसको इसके साथ करोगे क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ये हो गए दोनों। अब इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे क्या आएगा 1/4 स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, हाफ हो गया है, सीधा सीधा दिख रहा है हाफ है, हाफ को 2/4 ही तो लिखेंगे, टोटल 4 है तो 2/4 सेम आ रहा है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/4 कैपिटल टी 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हो गई हमारी रेशियो। इस तरीके से उसने मैथमेटिकली थोड़ा सा घुसाया था, तो मैथमेटिक घुसाते ही थोड़ा सा जो बायोलॉजिस्ट थे उनका दिमाग थोड़ा सा घूम गया, और इसीलिए उन्होंने मेंडल के कुछ बातें थी उनको रिजेक्ट कर दिया था, उसके जो पॉइंट्स थे उनको थोड़ा सा रिफ्यूज कर दिया था। अब चलो देखते हैं, अब आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई अगर फिनोटाइप है तो फिनोटाइप तो बाहर से पता लग जाता है कि भाई कोई भी करैक्टर, कोई भी सातों में से कोई भी करैक्टर है तो बाहर से पता लग जाएगा, क्रॉस कराएंगे कि भैया वो करैक्टर डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, तो बाहर से पता लग जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल टोल का किया तो भाई टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया था तो क्या आया टोल आया F1 जनरेशन में। अगर येलो सीड को ग्रीन के साथ कराया तो क्या आया येलो आया। अगर मैं पोड कलर की बात करूं तो जो ग्रीन पोड थे उनको क्रॉस कराया येलो के साथ तो F1 जनरेशन में ग्रीन पोड आए, तो यहां डोमिनेंट कौन हो गया ग्रीन हो गया। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या देख रहे हैं आप, हमें बाहर से पता लग रहा है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हम बाहर से नहीं बता सकते, उनके अंदर जीन को पता करेंगे तब पता लगेगा। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया टेस्ट क्रॉस। एक क्रॉस किया गया जीनोटाइप को पता लगाने के लिए, बिना उनके जीन को निकाले आइसोलेट किए एक क्रॉस किया गया जिसको बोला गया टेस्ट क्रॉस। उस टेस्ट क्रॉस में क्या थी खास बात कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अननोन जीनोटाइप है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टोल प्लांट है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता, ये टोल है या ये टोल है हम नहीं जानते। तो क्या करते हैं हम, इसका पता लगाना है तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अननोन जीनोटाइप को हम क्रॉस कर देंगे एक नॉन होमोजाइगस, और होमोजाइगस जिसका हमें हमेशा पता होता है, होमोजाइगस वो कौन सा होमोजाइगस है जिसका हमें हमेशा पता होता है कि भैया ये तो सिर्फ होमोजाइगस में ही रहता है, अदरवाइज हेटेरोजाइगस में तो होता ही नहीं। कौन होता है वो, रिसेसिव करैक्टर। नॉन होमोजाइगोटिक रिसेसिव करैक्टर के साथ उसको क्रॉस करा दो, जो रिजल्ट आएगा वो हमें ये बता देगा कि ये प्योर है या फिर हाइब्रिड है। कैसे, चलो देखते हैं। सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये टोल है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता, हमें निकालना है, लेकिन हमें ड्वार्फ का तो पता है, ड्वार्फ का पता है। तो अगर इस ड्वार्फ को इसके साथ क्रॉस कराते हैं और सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, रिजल्ट पर। इनको क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि ये डोमिनेंट है रिसेसिव है। देखो क्रॉस कराया, जैसे फॉर एग्जांपल
इसके साथ, इसको इसके साथ। हम नहीं जानते थे, हमने तो रिजल्ट देखा क्या आया, तो यहां से गैमीट्स बन गए और इसको इसके साथ कराया, इसको इसके साथ, सॉरी ये लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर हम देखें तो यहां पर 50% कैसे प्लांट आए हैं, टोल, और 50% कैसे आए हैं, ड्वार्फ। और दूसरे का रिजल्ट हम जानते ही हैं। दूसरा मतलब कि अगर प्योर को प्योर के साथ क्रॉस कराते थे तो कैसा रिजल्ट आता था F1 जनरेशन में, सभी टोल। कंपेयर करके देखते हैं अब यहां पर, अगर वो प्लांट हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, अगर उस प्लांट को हम प्योर ड्राफ्ट के साथ क्रॉस कराते हैं और F1 में रिजल्ट आता है 1:1, यानी कि 50% टोल और 50% ड्वार्फ, दैट मीन वो प्लांट होगा हेटेरोजाइगस। और अगर उस टोल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराते हैं और F1 में रिजल्ट आता है सभी टोल, तो दैट मीन वो प्लांट जीनोटिपिकली कैसा होगा, होमोजाइगस। क्लियर है? फिर से बता देता हूं, अननोन जीनोटाइप ये टॉल प्लांट था, हमें नहीं पता ये कैसा था, तो इसको ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या आया, 1:1। क्यों आया? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो ये ये हेटेरोजाइगस था, तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। इसके तो हम जानते ही हैं, स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो 50% क्या आएंगे, 50% टोल आएंगे और 50% ड्वार्फ आएंगे। क्या हो गया, दैट मीन हेटेरोजाइगस है। और अगर वो प्योर होता तो रिजल्ट क्या आता, F1 जनरेशन में सभी टोल आते हैं। दिस इज द टेस्ट क्रॉस, 3 नंबर में आता है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? व्हेन अननोन जीनोटाइप क्रॉस विद नॉन होमोजाइगोटिक रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस पता करता है क्या, उस प्लांट का या उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। ये था आपका टेस्ट क्रॉस, 3 नंबर में आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया है आज, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो माने सिंगल, हाइब्रिडाइजेशन किया है, यानी कि एक कैरेक्टर को या एक कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ सकता है। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? एक्सप्लेन 3 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में आएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और क्रॉस के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, वैसे डोमिनेंट करना है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, जितनी भी टर्म्स आई हैं सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स की, ये 18 नंबर की है, देख ले कितनी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इससे उठने वाले क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट क्रॉस है, हर साल आता है, लगभग हर साल 99.9% चांसेस होते हैं इस टेस्ट क्रॉस के आने के, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।